हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक है दोस्तों, आज हम कक्षा 6 to 8 के लिए 80 क्वेश्चन आप लोग साथ डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि सेट नंबर आप लोग का ये फर्स्ट रहेगा, और उम्मीद करता हूं सेट नंबर फर्स्ट आप लोग को बहुत पसंद आएगा। और ये 80 क्वेश्चन आप लोग को पता है टोटल कितने क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 150 क्वेश्चन। आइए, 3 भाग में डिवाइड है। कितने भाग में डिवाइड? 3 भाग में डिवाइड है। पहला भाग में क्या रहेगा, भाषा रहेगा, इसे 30 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा भाषा से। और भाषा में भी 2 पार्ट में डिवाइड है, आपको 15 हिंदी रहेंगे, 15 आपका इंग्लिश रहेगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड में आपका सामान्य अध्ययन रहेगा। क्या रहेगा? सेकंड में सामान्य अध्ययन रहेगा, जिसमें 40 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और भाग 3 में आपको 80 नंबर क्वेश्चन जो सब्जेक्ट वाइज रहेगा, आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है दोस्त। ठीक है, तो आज हम आप लोग के साथ 80 क्वेश्चन आप सर डिस्कस करने वाले हैं 6 to 8 के लिए। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। आज जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 से आपको, जो इसमें 80 क्वेश्चन आप सर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कहता है कि इसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी हुन आक्रमण से। याद रखिए, हुन आक्रमण इसका राइट आंसर हो जाए। पहले क्या करिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा कि 80 में आप लोग कितने स्कोर करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि देखिए बार बार मौका नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अपना बस एक सीट अपना कन्फर्म करें। ठीक है, बस जी जान लगा दें। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 71 का सी हो जाएगा। चलिए, रहा क्वेश्चन नंबर आपका 72। क्वेश्चन नंबर 72 कहते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी। वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1498 ईस्वी में। याद है, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 कहता है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया। बिल्कुल इजी प्रश्न है। देखिए, जो भी आप लोग को पता है कि 5 ऑप्शन वाले बीपीएससी 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो बताइए 73 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब रहा सवाल कि धर्मचक्र परिवर्तन जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो याद रखिए सारनाथ से। कहाँ से? तो सारनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा। ठीक है, और साथ साथ ये भी याद रखिए कि सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिए थे, भी याद रखिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 74 कहता है, यह किसने कहा था कि राज व्यक्ति का पूर्णगामी है। राज व्यक्ति का पूर्णगामी है, तो किसने कहा था? तो ये अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था कि राज व्यक्ति का पूर्वगामी है। ठीक है, याद रखिएगा। अरस्तु कहाँ का था? यूनान का एक प्रसिद्ध दार्शनिक भी थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 कहता है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। आपको बताएं चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है, तो बताइए यहाँ 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एक संगठित स्थानीय स्वशासन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, रहा क्वेश्चन नंबर आपका 76 कहता है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन द्वारा किया गया था। आपको बताना है किसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अकबर इसका राइट। याद रखिए, अकबर इसका राइट आंसर हो, यानी 76 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और अकबर ने मनसबदारी प्रणाली का लागू कब किया था, तो भी याद रखिएगा, तो 1574 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 77 का आता है, निम्नलिखित में किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमंगगवदित्रा का अनुवाद जो है अंग्रेजी भाषा में किया था। किसने किया था, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 78 कहता है, किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। यानी किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, बताइए यहाँ पर 70 राइट का आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका यहाँ पे विक्रमादित्य दे रखा, तो यहाँ पे 78 का राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाए। सम्राट हेमचंद तथा चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो, यानी एक से अधिक इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 कहता है, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से है। तो आपको बताने कौन सा है। तो 79 का राइट आंसर क्या होता है, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा,
राष्ट्रकूट, याद है कि राष्ट्रकूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी एलिफेंटा में चट्टान काट कर बनाया गया प्रसिद्ध मंदिर राष्ट्रकूट से संबंधित है। और राष्ट्रकूट की स्थापना जो है किसने की थी? तो दंती दुर्ग ने की थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 कहता है कि 1906 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? यानी 1906 में जो कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था तो ये किसने किया था? तो यहाँ पर आपको बताना, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। याद रखिए दादा भाई नौरोजी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता किए थे और कहाँ किए थे, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 81 कहता है निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? बिल्कुल इजी प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां इसका राइट आंसर हो। याद रखिए खान अब्दुल गफ्फार खां जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। और खान अब्दुल गफ्फार खां ने वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार जिसको बोलते हैं सर्वेंट ऑफ गॉड आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 कहता है चोल काल के दौरान मुंदेवेलन और अरियार की उपाधियां थी, तो कौन सी उपाधियां थी? तो बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, धनी भूस्वामियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 83 कहता है कि 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? बिल्कुल इजी प्रश्न, आप लोग पढ़े होंगे तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, खिलजी वंश। याद रखिए खिलजी, उसके बाद तुगलक वंश आया था। ठीक है, और कमेंट्स में बताइए कि दिल्ली सल्तनत पे सबसे ज़्यादा कौन सा शासक, किस वंश का शासक सबसे ज़्यादा दिल्ली पे रहा था, किस सल्तनत का, आपको बताने कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 कहता है डैश दे रखा वेदों चारों वेदों में सबसे छोटा है, यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मित्रों का संग्रह। तो बताइए यहाँ पे 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 84 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी शाम इसका राइट आंसर। याद रखिएगा शाम इसका राइट आंसर हो। वेद कितने होते हैं ये भी याद रखिएगा, 4 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं? तो 4 वेद होते हैं और साम वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है। यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य सामवेद का अर्थ इसमें गान होता है, भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85 कहता है कि अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? 85 का राइट आंसर यहाँ पर आपका फर्स्ट हो जाएगा जॉर्ज वॉशिंगटन। याद रखिए जॉर्ज वॉशिंगटन जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और साथ साथ ये भी याद रखिए कि जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे ये अमेरिका का नेतृत्व किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वल्लभाचार्य जिसका राइट आंसर। याद रखिएगा वल्लभाचार्य जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87 कहता है अपनी साहित्य कृतियों के लिए प्रसिद्ध वान भट्ट किसके शासन काल के दौरान प्रसिद्ध हुए? बताना किसके शासन काल के दौरान प्रसिद्ध हुए थे। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हर्षवर्धन। याद रखिएगा हर्षवर्धन जो है इसके राइट आंसर हो, यानी वान भट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी क्या थे, कवि थे, भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 88 कहता है कि प्राचीन शहर जिसको हम्पी कहते हैं, ठीक है, साम्राज्य की राजधानी थी। आपको बताना है कि इसकी राजधानी कहाँ थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाए उपयुक्त में से कौन नहीं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो, उपयुक्त में से कोई। अबराहा शहर के प्राचीन शहर हम्पी जो है इसकी राजधानी कहाँ थी? तो याद है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर। याद रखिए हम्पी जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। याद रखिए जो हम्पी जो दे रखा है यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, और साथ साथ ये भी याद रखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरि और बुक्का दोनों भाइयों ने 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और कमेंट्स में आप लोग लिख कर बताएं कि विजयनगर जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना 1651 में डैश दे रखा नदी के किनारे की। आपको बताना किस नदी के किनारे किया गया था। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी हुगली नदी। याद रखिएगा हुगली नदी के किनारे सबसे पहले की गई थी।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामलों में अभियुक्त नहीं था, यानी उनसे जुड़ा हुआ नहीं था। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा भगत सिंह। इसका राइट आंसर याद रखिए, भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाए। और भगत सिंह जो है ये लाहौर षड्यंत्र केस से संबंध है इनका, ठीक है। यहाँ पे काकोरी कांड की बात हो रही थी, कब हुआ, तो अभी याद रखिए, डेट याद रखिए, तो 1925 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 कहता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है, बताइए किस ओर बहती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा समुद्र से भूमि की तरफ, याद रखिएगा समुद्र से भूमि की तरफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और या भी साथ साथ याद रखिए दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा क्या होता है भारत में, क्या होता है बारिश होता है करीब करीब, अगर बोला जाए 100% में तो 80% क्या होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता। देखिए बिल्कुल इजी प्रश्न है ना, इस तरह क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं। बताइए कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। तो यहाँ देखिए राजस्थान से होकर गुजरता है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है, लेकिन यहाँ पर उड़ीसा से होकर नहीं गुजरता है। तो आप लोग साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है, लेकिन यहाँ पर उड़ीसा से होकर नहीं गुजरता। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किससे नहीं गुजरता है, तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कर्क रेखा की बात होता है, कर्क रेखा का छांस कितना होता है, तो 23.5 डिग्री, कितना होता है 23.5 डिग्री, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है कि प्रायद्वीप भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है, जो पूरी तरह से घिरा होता है। प्रायद्वीप क्या होता है, एक भूमि का एक फैलाव होता है जो पूरी तरह लगभग घिरा होता है। तो किस चीज से घिरा होता है, यानी सिंपल से एक तरह से आपको डिफाइन पूछा जाए कि प्रायद्वीप कहते हैं किसको। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये जल से घिरा होता है। क्या होता है, जल से घिरा होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका, यहाँ पर आपका ए हो, यानी जल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा भारत की तट रेखा की लंबाई कितना है, तो याद रखिए 7516 किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। टोटल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता है कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं इसके राइट आंसर। देखिए अब रहास वाली कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, तो याद रखिएगा ये एमपी में, कहाँ एमपी यानी मध्य प्रदेश में, कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में, यानी 94 का राइट आंसर आपका यहाँ पर ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 कहता है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है, यानी किस नाम से जानी जाती है। आप लोगों को साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में किस राज्य से एंट्री करता है, तो भी याद रखिए अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करता है। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से इसको जाना जाता है, तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी दिहांग इसके राइट आंसर, याद रखिए दिहांग इसके राइट आंसर हो जाए। उसके बाद जब असम एंट्री करता है तब इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 कहता है कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है, भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जानी अरब सागर इसका राइट आंसर, याद रखिएगा अरब सागर जो है इसके राइट। देखिए इस तरह से इंडिया का मैप देखिए तो इधर क्या होता है अरब सागर होता है, इधर क्या आपका बे ऑफ बंगाल, नीचे क्या होता है हिंद महासागर है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त सेशन को लाइक करते चलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 कहता है ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार बारिश भी होती है, इससे के साथ हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इस तूफान को किस रूप में जाना जाता, तूफान को किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी काली बैसाखी, याद रखिए काली बैसाखी जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एस आकार का महासागर। अगर आप वर्ल्ड का मैप देखे होंगे तो वर्ल्ड के मैप में यहाँ पर होता है एक महासागर, इसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर बोलते हैं। और इसका आकार जो होता है वह अल्फाबेट जो एस होता है उसी के आकार का होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अगर आपसे पूछा कि कौन सा ऐसा महादेश है जिसका आकार जो एस की तरह, अगर महादेश में पूछेगा तो क्या हो जाएगा अंटार्कटिका हो जाएगा। अंटार्कटिका अगर मैप आप देखिएगा तो अंटार्कटिका कहाँ होता है मैप में यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर इसका भी शेप आता है तो एस की तरह ही होता है, भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे
99 कहता है भारत में उस स्थान की पहचान करें जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होती है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होती है। तो 99 का राइट आंसर क्या होता है यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। याद रखिए बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 100 कहता है, क्वेश्चन नंबर 100 कहता है पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है। देखिए आर्गन पूछा जा रहा है तो सबको आपको याद होना चाहिए, नाइट्रोजन कितना होता है 78% के आसपास होता है, उसके बाद ऑक्सीजन कितना 21% होता है, एक आर्गन होता है तो आर्गन जेली होता है 0.93 होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको आर्गन दे रखा है 1%, 2%, 4%। ठीक है, तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे 1% दे कर रखा है। ठीक है, आप कमेंट में बताइए कि 1% होगा या यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। जनरली यहाँ पर आर्गन का जो परसेंटेज होता है 0.93% होता है, लेकिन आपको 1% दे रखा है। कमेंट्स में बताइए कितना परसेंट इसका होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 101 कहता है कि सौरमंडल का सबसे वातमय ग्रह निम्नलिखित में कौन सा, वातमय ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, जिसको बोलते हैं नेपच्यून। क्या बोलते हैं, नेपच्यून इसके राइट आंसर हो। ये हरे नीले रंग का प्रतीत होता है, याद रखिएगा। और ये सबसे क्या होता है, ठंडा ग्रह भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 102 कहता है भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है, किस मिट्टी से निर्मित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, यानी जलोढ़ मिट्टी इसका राइट आंसर, याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 103 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा गंगा नदी की सहायक नदी है। बताना आपको कौन सा गंगा नदी की यहाँ पर सहायक नदी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो। प्रयुक्त में से एक से अधिक जो है ये गंगा नदी के सहायक नदी, अगर पेन गंगा गंगा नदी की सहायक नदी है भी याद रखिएगा। उसके बाद राम गंगा, ठीक है, उसके अलावा और काली हो गया, सोन हो गया, ये सब क्या हो गया आपका गंगा नदी के सहायक नदी होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 104 कहता है निम्नलिखित में कौन सा महासागर जो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो, यानी हिंद महासागर हो। अगर पहला पूछेगा तो प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, ठीक है, तीसरा हिंद महासागर। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से घिरी हुई है। भारत का उत्तरी मैदान जो है अभी थोड़ा देर पहले ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया जा चुका है, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। ऐसे भी याद रखिए भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, भी याद रखिए जलोढ़ मिट्टी उसका राइट आंसर हो जाएगा। एक काली मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए बहुत ही क्या होती है, उपयोगी माना जाता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 106 कहता है निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं। आपको बताना है किसमें से कौन सी पहाड़ी जो मेघालय में क्या आपका स्थित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जावड़ी पहाड़ी जो है ये मेघालय में स्थित नहीं है। जावड़ी पहाड़ी जो है ये मेघालय में स्थित नहीं, याद रखिए। जावड़ी पहाड़ियों की श्रेणी पूर्वी घाट की बड़ी श्रेणी में से एक, यह उत्तर तमिलनाडु में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, तो उत्तर तमिलनाडु। बाकी जयंतिया और खांसी जो है, गारो, ये सब जितने भी पहाड़ियाँ सब कहाँ हैं, ये सब मेघालय में। लेकिन ये जावड़ी पहाड़ी कहाँ है, ये तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 107, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है। यहाँ पर 107 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 108 कहता है कि महेंद्रगिरी, उसके बाद डैश दे रखा है कि सबसे ऊंची चोटी। आपको बताना है किसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो महेंद्रगिरी। याद रखिएगा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो महेंद्रगिरी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 109 कहता है कि दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और यह उत्तर में, उसके बाद डैश दे रखा है, पर्वत श्रेणी से घिरा। तो बताइए 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यानी सतपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 110 कहता है LAC, जिसको वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और के बीच प्रभावी सीमा को बताना है किसके बीच है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भारत और चीन के बीच इसका राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 111 का था, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा नागरिकों को प्रति जवाबदेही, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 112 का था कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? राजनीतिक जो है कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, ये किसने कहा था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा महात्मा गांधी, इसके राइट आंसर याद रखिए महात्मा गांधी जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 113 का था, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? तो 113 का राइट आंसर आपके यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। याद रखिएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अब रहा सवाल कि शोषण के विरुद्ध, देखिए यहाँ पर अधिकार की बात किया जा रहा है, मूल अधिकार की बात कर रहा, तो मूल अधिकार में अनुच्छेद कितने से कितने तक आता है? तो याद रखिए अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद कितना आता है 35 तक, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 114 कहता है, किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों को सहभागिता की अनुशंसा की थी? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है? राइट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा अशोक मेहता समिति। याद रखिएगा अशोक मेहता समिति जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। और अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो 1977 ईस्वी में जनता दल सरकार द्वारा किया गया था। और अशोक मेहता समिति में 2 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया गया था, जिसमें जिला परिषद और दूसरा होता है पंचायत मंडल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 115 का था, किसने राज को पृथ्वी का ईश्वर का अवतार कहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट यानी ए हो जाएगा हीगल, इसका राइट आंसर याद रखिए हीगल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है, निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार था? तो बताइए यहाँ पर 116 का राइट आंसर क्या होता है? राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा योजना आयोग, इसका राइट आंसर याद रखिए योजना आयोग जो है इसके राइट आंसर हो। लेकिन योजना आयोग के जगह पर अब क्या आ गया है? वित्त आयोग आ गया। योजना को समाप्त करके वित्त आयोग का गठन किया गया। और ये कब किया गया था? तो डेट भी याद रखिएगा 2015 में, याद रखिए 1 जनवरी 2015 को। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 117 कहता है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकार के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। तो आपको बताना है किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति शासन आपातकाल कितने 3 तरह के होते हैं। एक राष्ट्रीय आपात होता है जो अनुच्छेद 352 के तहत होता है, एक होता है राष्ट्रपति शासन जो 356 होता है, और उसके बाद एक होता है वित्तीय आपात होता है जो 360 के अकॉर्डिंग होता है। तो ये सब अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 118 का था कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 118 के यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिए उपयुक्त में से कोई नहीं। साथ साथ ये भी आता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति जो है 5 वर्ष से पूर्व भी राज्यसभा के द्वारा प्रभावी बहुमत से पारित प्रस्ताव को लोकसभा के अनुमोदन पर हटाया जा सकता है। ते भी याद रखिए, और साथ ही भी याद रखिए उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 119 कहता है, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है, किसमें निहित होता है? तो ये जनता में निहित होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 120 कहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर देखा तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो कृषि का विकास करना भी था, बान और सिंचाई में निवेश करना भी था, उसके बाद शरणार्थियों का पुनर्वास। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 121 कहता है कि भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका देखा जाए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल पवन ऊर्जा भी होगा, केवल ज्वारी ऊर्जा भी होगा, केवल सौर नहीं। यहाँ पर राइट आंसर क्या उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथ सब याद रखिए, यहाँ पर पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा सब क्या है? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के उपलब्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 122, राज्यों की परिषद में को रूप में जाना जाता है। राज्य के परिषद को
रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राज्यसभा इसका राइट आंसर हो। याद रखिए राज्यसभा जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 123 कहता है कि राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की गतियों के स्तर को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आर्थिक यानी इकोनॉमिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 124 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन करते हैं। आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत। तो 124 के आप बताना है कि 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 124 का राइट आंसर आपका सी हो जाए, अनुच्छेद 166। याद रखिएगा अनुच्छेद 166 जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 125 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में राज्यपालों का प्रावधान करता है। तो बताइए 125 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 153 इसके राइट आंसर। याद रखिए अनुच्छेद जो है 153 जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 126 कहता है कि संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा भारत संविधान का अनुच्छेद किसके तहत आता है। तो अनुच्छेद 144 से लेकर अनुच्छेद 153 तक नियंत्रक या महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 127 कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 127 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पंचायत समिति इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 128 कहता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु कितनी है। अधिकतम आयु से पूछा है कि अधिकतम आयु कितनी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु का प्रावधान है 35 वर्ष, लेकिन मैक्सिमम का कोई प्रावधान नहीं, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 123 कहता है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य। देखिए मूल कर्तव्य की बात किया जाए, मूल अधिकार नहीं, अगर मूल अधिकार होता तो यूएसए आ जाता, लेकिन अब मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से गृहीत यानी लिया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यूएसएसआर, जिसको अब क्या बोला था, रूस बोला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 130 कहता है स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के उसके बाद डैश दे रहा के स्वरूप को स्वीकार किया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, समाजवादी इसके राइट आंसर। याद रखिए समाजवादी जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है। सर्वप्रमुख साधन कौन है। तो यहाँ पर 131 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, राजमार्ग इसके राइट आंसर। याद रखिए राजमार्ग जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 132 कहता है भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें राइट आंसर कौन होता है। याद रखिएगा पहला राज्य कौन सा है, तो असम है। याद रखिए पहला कौन है, असम है। जीएसटी का क्या बोलते हैं, वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले। अच्छा कमेंट्स में बताइए कि भारत में कौन सा राज्य जो है सबसे लास्ट में जीएसटी लागू किया था, और जीएसटी लागू कब किया गया था। तो याद रखिए 2017 में जीएसटी क्या किया था, यानी 1 जुलाई 2017 को जीएसटी क्या किया था, लागू किया था। और जीएसटी किस तरह का कर है, तो एक तरह का अप्रत्यक्ष कर। याद रखिएगा अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 133 कहता है उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 134 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है। डंपिंग जो है इसका क्या अर्थ है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उत्पादन के वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 135 कहता है निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय स्थान। देखिए दूसरे स्थान पे पूछा जा रहा है, ठीक है ना, बताइए कौन सा है।
तो यहाँ पर 135 का राइट आंसर आपका सी हो जाए, यानी यूरोप इसके राइट आंसर, याद रखिएगा यूरोप इसके राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा कि सर्वाधिक घनत्व वाला महादेश कौन सा है, तो एशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एशिया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको द्वितीय पूछा जाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यूरोप हो जाएगा, ठीक है। चलिए आसान क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 136 कहता है कि चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब पूर्ण परिवर्तित किया गया है? तो बताइए 136 का राइट आंसर क्या होता है? यहाँ पर बी हो जाएगा 1994, जो इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 137 कहता है सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है? सूचकांक के बारे में आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तनों को मापता है। तो ये क्या आपका? ये स्टेटमेंट जो सूचकांक के बारे में बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 138 कहता है निम्नलिखित में कौन से उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो बताइए 138 का राइट आंसर, यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा औद्योगिक विकास, इसका राइट आंसर, याद रखिए औद्योगिक विकास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 139 कहता है पहले डैश दे रखा है और अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों को सकल मूल्यवर्धित का कुल योग है। तो आपको बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो 139 का राइट आंसर आपका सी हुआ जीडीपी, याद रखिए जीडीपी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से क्या फायदा होता है कि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 140 कहता है सरकार की प्राप्तियां जो देयता सृजित करती है या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो यहाँ पर 140 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी पूंजीगत प्राप्तियां इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 141 कहता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 141 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा अंतिम वस्तुओं की बिक्री, याद रखिए अंतिम वस्तु की बिक्री जो इसके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 142 कहता है कि एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में कौन है? बताइए। यहाँ पर 142 का राइट आंसर आपका क्या होता है? उपयुक्त में से कौन? याद रखिएगा उपयुक्त में से कोई। तब रहा कि एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आप ये भी पता होना चाहिए, याद रखिएगा एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद अडगिया, याद रखिएगा अरविंद क्या है? अडिगा, याद रखिएगा अरविंद अडिगा। अडिगा जो क्या है? एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 143 कहता है विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम जिसको फेरा कहा जाता है के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जिसको फेमा किस वर्ष में लागू किया गया था? तो यहाँ पर 143 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1999, याद रखिए 1999 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 144 कहता है 144 कहता है निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? तो 144 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा जीडीपी माइनस मूल ह्रास, इसका राइट आंसर, याद है जीडीपी माइनस मूल ह्रास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 145 कहता है किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तुएं कहलाती हैं। तो क्या कहलाती है? तो 145 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा परिसंपत्तियां, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहां से आप जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 146 कहता है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? बिल्कुल इजी प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव, याद रखिए पीवी नरसिम्हा राव जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब था? तो याद रखिए 1992 से 97 तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 147 कहता है कि गरीबी रेखा, उसके बाद लिखा गरीबी को डैश दे के आधार पर मापती, किस आधार पर मापती है? तो 147 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा आय स्तर या उपभोग व्यय करके, यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 148। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 148 कहता है कि सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? सिडबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यहाँ पर 148 का राइट आंसर आपका हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका राइट आंसर हो जाए, यानी 148 का राइट आंसर आपका यहाँ पे
ये अब सिडबी का स्थापना कब होता है, ये भी याद रखिएगा, 2 अप्रैल 1990 को, 2 अप्रैल 1990 की इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 149 कहता है भीम यूपीआई के संदर्भ में भीम में जो आई लेटर जो है किस शब्द का घोटाने किसका इंडिकेट करता है, ये बताइए। आई जो किसका इंडिकेट करता है, तो 149 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इंटरफेस। याद रखिए इंटरफेस जो है राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लास्ट कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा ऋणी को संपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने में सहायता करता है, तो यहाँ पर 150 का राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वयं सहायता समूह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने कक्षा 6 to 8 के लिए 80 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 80 क्वेश्चन आप लोग को बेहद पसंद आएगा। ठीक है, तो जो फ्रेंड इस चैनल में पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूले। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।